डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैथ्यूस है और मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और आपको लग रहा होगा प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि बड़े बड़े केस सुलझाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट डिटेक्टिव के पास ज़्यादा बड़े बड़े केस नहीं आते, छोटे-मोटे केस आते हैं, जैसे कि किसी की जासूसी करना, किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना या उन कैदियों को ढूंढना जो भाग चुके हैं। ऐसी खबर इकट्ठे करने के लिए हमारे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो कम फीस पे करते हैं और ज़्यादा कमाई मैं कर नहीं पाता, फिर भी ये काम मुझे पसंद है। इसमें एडवेंचर बहुत ज़्यादा है। बचपन से मैंने सपना लिया था पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा और ये काम लगन से करूंगा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने मुझे इससे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। अपने दोस्तों के साथ किया गया एक छोटा सा जुर्म मुझे पुलिस में भर्ती नहीं करवा सकता था और हमेशा मुझे इसका गम रहेगा। लेकिन फिर मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया, जिसके बाद मुझे लगने लगा था जिस सपने से मैं दूर हो गया हूँ उस सपने के करीब इस काम से आ जाऊँगा। इस समय मेरे हाथ में 2 ऐसे केस थे जिसमें मुझे लोगों की जासूसी करनी थी। छिप छिप कर मैं ये जासूसी कर भी रहा था, लेकिन अचानक मेरे ऑफिस पर ऐसे क्लाइंट्स आए जिनका बहुत लंबे समय तक मुझे इंतज़ार रहा था। बड़े क्लाइंट्स जो कि मुझे मोटी रकम देने को तैयार थे, लेकिन ढूंढना था मुझे उनका 10 साल का बेटा। मैंने उससे पूछा था आखिर उनका ये 10 साल का बेटा कहाँ से गायब हुआ है, और उन्होंने बताया अमेज़न के जंगलों में वो पिकनिक मनाने के लिए गए थे। मियाँ बीवी तो वहीं पर मौजूद थे, ना कोई जानवर आया ना कोई और घटना हुई, लेकिन उनका बेटा वहाँ से गायब हो गया, जिसे ढूंढने की कवायद उन्होंने काफ़ी समय तक जारी रखी। पुलिस में कंप्लेंट की और 30 दिन बीत चुके हैं। उनका बेटा ढूंढा नहीं जा सका है और पुलिस वालों ने कह दिया है किसी न किसी जानवर ने 10 साल के बच्चे को खा लिया होगा। वो सदमे में थे और ये केस लेकर मेरे पास आए थे। मैं इस केस को मना कैसे कर सकता था? ऐसा केस कौन नहीं लेना चाहेगा जिसमें आपको मोटी रकम भी मिले, इसी के साथ काम कुछ ऐसा हो जिसे आप भलाई का काम कह सकते हैं। परिवार को जोड़ना। बेचारा उनका 10 साल का बच्चा खो गया है और मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन जो काम पुलिस वाले नहीं कर पाए वो काम मैं कैसे कर पाऊंगा? जंगल में क्या ढूंढूंगा? मुझे एक चीज़ का पता था जो पुलिस वालों को नहीं पता था। उस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाता है। वहाँ भूत प्रेत की कई घटनाएं होती हैं और उनका बेटा वहाँ पर गायब हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनका बेटा अभी तक जिंदा हो सकता है उनका बेटा मारा गया हो। मैंने उनसे वादा किया था मैं पूरी कोशिश करूँगा, उस जंगल में खुद जाऊँगा। मेरे पास हर तरह की तरकीबें हैं। बचपन से मैंने ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ का सामना किया है और मैं इस पर यकीन करता हूँ, लेकिन पुलिस वाले इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। इसीलिए 30 दिन बाद उन्होंने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मैं उस जंगल में जाने से पहले उस परिवार को वादा कर चुका था, या तो मैं आपके बेटे के साथ आऊँगा, उसे जिंदा यहाँ लेकर आऊँगा, या मैं आपके लिए सबूत ज़रूर ढूंढ पाऊँगा कि सच में वो मर गया है या नहीं। आपको सारी उम्र इस तरह भटकते रहना नहीं पड़ेगा। उनके दिल पर पत्थर पड़ा था। बेचारे बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और ये बात बताते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा गम हो रहा था, लेकिन उन्हें सांत्वना देकर मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा था। अपने सभी हथियार लेकर, अपने सभी गैजेट्स लेकर, नोटबुक लेकर। यहाँ जो जो चीज़ मैं देखूँगा उसके बाद पता लगाता जाऊँगा। कोई ना कोई सबूत तो होगा। अगर किसी जानवर ने किसी इंसान को खाया है उसके भी सबूत मिलते हैं। इस घने जंगल में मैं अकेला था। वक्त सुबह का था।
मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सीधा इस जंगल में निकल चुका था और सबसे पहले तो मैं उस जगह जाने वाला था जहां ये परिवार पिकनिक मनाने के लिए गया था। मुझे पता चला वहां पर कई ऐसे परिवार होते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जब किसी पर अनजान चीज़ों ने हमला किया हो। कई लोगों ने कहा वहां पर भूत प्रेत देखे जाते हैं। असल में कहूँ तो देखे नहीं जाते, बल्कि वो बिना दिखे ही हमला करते हैं। कई लोगों ने कंप्लेंट की थी पुलिस में, लेकिन पुलिस वाले हर बार कहते बंदर होगा, भूत प्रेत तो मौजूद ही नहीं है। ये सारी जानकारी लेकर मैं उस जगह पहुंच गया था। बड़ा सा वो पार्क बना हुआ था, लेकिन जंगल के काफी अंदर। सड़क से यहाँ आने का अच्छा सा रास्ता बना हुआ था। कहीं मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन वक्त 5 बजे का था जब वो बच्चा गायब हुआ। उस खाली जगह पर खड़ा था मैं। पुलिस वालों ने वहां जाने से लोगों को रोक रखा था, वरना यहाँ पर भी आम तौर पर 10 से 15 लोग तो होते ही हैं। खाली था, बिल्कुल खाली, और मैं देखे जा रहा। यहाँ से बच्चा गायब हुआ होगा तो गया कहाँ होगा? सबसे पहले तो कोई भूत प्रेत इस तरह किसी बच्चे को उठाकर तो लेकर नहीं गया होगा। यकीनन वो शायद खेलता खेलता कहीं पहुंच गया होगा। सबसे पहले तो तलाश करनी होगी, यहाँ कोई खड्डे तो नहीं, गुफाएं तो नहीं, कहीं यहाँ बच्चा किसी झाड़ियों में तो नहीं फंस गया होगा। कपड़े के निशान कुछ ना कुछ तो होगा ना। उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, वो बिल्कुल कपड़े मुझे दिए थे जैसे उस बच्चे ने पहन रखे थे। गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। वो कैसा दिखता था, क्या पहना हुआ था, क्या नहीं पहना था, हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही सही बताई थी। तस्वीरें खींची थी उन्होंने यहाँ खेलते खेलते। मैं अब आसपास के इलाकों में झाड़ियों में देखने लगा। कहीं ना कहीं झाड़ियों में कोई कपड़ा फंसा तो होगा। जब बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर चले जाते हैं तो वहाँ कपड़े फंस जाते हैं उनके। अगर किसी जानवर ने हमला किया होगा तो शरीर पर हमला किया होगा, कपड़े फटे होंगे, आसपास कोई कपड़े का हिस्सा मिल जाए। 4 घंटे मैंने आसपास के इलाके में तलाश की थी। कपड़ा छोटा सा मिल जाए, कहीं कोई खड्डा मिल जाए, कहीं किसी ने बच्चे को मारकर दफनाया तो नहीं, कहीं किसी ने उनसे बदला तो नहीं लिया। लेकिन वो तो किसी और देश से आए थे, यहाँ ब्राज़ील के नहीं थे, तो उनसे दुश्मनी किसने निकाली होगी? उन्होंने तो खुद कहा यहाँ उन्होंने किसी से बदतमीजी तक नहीं की, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इस तरह मैं पूरे इलाके को खंगालता रहा और मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे ये समझ में आ गया था यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आसपास के इलाके में मुझे जाना होगा और देखते रहना होगा, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी से काम करवाना होगा। प्लान ए होता है साधारण डिटेक्टिव की तरह जांच करना, आसपास पता करना, कोई सबूत इकट्ठा करना। जो प्लान ए होता है पुलिस वाले भी उस पर अमल करते हैं और मैं भी प्लान ए पर अमल कर रहा था। लेकिन जो प्लान बी था पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते। प्लान बी में भूत प्रेत को ढूंढने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जहां पर बुरी आत्माएं होती हैं वहां पर गवाह भी होते हैं। तो मुझे किसी ऐसी खौफनाक एंटिटी से बात करनी होगी। आसपास कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा भूत, कोई ऐसा शाप जिससे मैं पता कर पाऊं कहीं बच्चा वहां तो नहीं। मैं ढूंढना शुरू हो गया। मेरे पास ऐसा मीटर है जिससे नेगेटिव एनर्जी का पता चल जाता है, लेकिन ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है। ये इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। रात के 10 बजे तक मैं ढूंढता रहा, कोई भूत प्रेत यहाँ पर मुझे उसकी एंटिटी के कोई निशान मिल जाएं। और 10 बजे मैं ढूंढ पाया एक बड़ा पेड़, वहाँ आसपास हरियाली, लेकिन उस पेड़ के पास वाली वो मिट्टी बिल्कुल सूखी थी, जैसे वहाँ पर बारिश हुई ही ना हो, जबकि उस पेड़ पर तो एक भी पत्ता नहीं था। ऊपर से अगर बारिश हुई होगी तो बूंदें नीचे टपकेंगी ना। फिर भी यहाँ जैसे सूखी मिट्टी थी, तो मैं थोड़ा सा डर गया। अब मुझे ये पता भी लग गया था कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो उस नेगेटिव एनर्जी के सामने आने से पहले मुझे पता करना था उस बच्चे के कोई सबूत यहाँ नज़र आते हैं या नहीं। लेकिन वहाँ कोई सबूत नहीं था। बारिश के कारण कदमों के निशान भी मिट चुके थे और 1 महीने पहले वो बच्चा गायब हुआ था। अब तक वो बच्चा जिंदा भी होगा, मुझे इस चीज़ पर भी शक था। मैं ढूंढ चुका, कुछ नहीं मिला। अंत में आ गया उस पेड़ के पास।
अब उस पेड़ के बिल्कुल बीच में लोहे की एक रॉड लगा दी। नीचे मैंने वो गैजेट लगाया जिससे लोहे की उस रॉड पर अपने आप स्टैटिक चार्ज बढ़ने लगता। उसके बाद वो आग की लपटें आसपास पड़ती जा रही थी और जैसे ही आग की लपट उस सूखे पेड़ पर पड़ती, अपने आप वो पेड़ गीला हो जाता और वो लपट जैसे बुझ जाती। पेड़ के ऊपर मुझे एक काले रंग का कपड़ा दिखने लगा था। धीरे धीरे हवा में झूलता हुआ वो कपड़ा, ऐसा लग रहा था कहीं ये हवा चल पड़ी और ये उड़ता हुआ कपड़ा इस पेड़ से आकर चिपक गया। लेकिन आसपास के पेड़ ज़्यादा नहीं हिल रहे थे। उस पेड़ के नीचे ही जैसे वो हवा चल रही थी। ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर बड़ी अजीब सी शक्ति है, बड़ी भयानक सी शक्ति। जब कोई इंसान मरता है, तड़प तड़प कर मरता है, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी प्रेत आत्मा बन जाती है। जब कोई ऐसी महिला मरती है जो डायन रही हो तो वो चुड़ैल बन जाती है। इस तरह अलग अलग तरह से हुई मौत आपको अलग अलग रूप में ढाल देती है। और यहाँ जिस रूप का एहसास मैं कर पा रहा था वो एक भयानक चुड़ैल का रूप था। इस तरह से काले रंग का फटा हुआ कपड़ा अपने आप पेड़ की एक टहनी से उड़कर दूसरी टहनी पर पहुंच जाना, ऐसा नहीं लग रहा था ये हवा का काम हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कपड़ा नहीं, एक चुड़ैल हो जो अपनी मनमर्जी से हवा की दिशा मोड़ रही हो और हवा उस दिशा में चलती जहां ये जाना चाहती है। अब धीरे धीरे हवाओं की दिशा से मैं समझने लगा था। वहां अपने आप जैसे बादल घिर आए थे, बिजली कड़कने लगी थी। वैसे यहाँ बारिश बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से बादल तेजी से आए थे मुझे डर था। सच में ये चुड़ैल तो है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक लगती है। इससे पहले एक बार ही चुड़ैल का सामना मैंने किया था और काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा था। मुझे डर भी लगा था और चुड़ैल ने मुझ पर हमला ही कुछ ऐसा किया था, बुरी तरह से जैसे मुझे जख्मी कर दिया था। यहाँ भी वैसे हालात बनते जा रहे थे। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ मुझे आगे जाने को कह रहा था। मैं वहीं डटा हुआ था। पीछे से मेरा फ़र्ज़ मुझे धक्के दे रहा और आगे से मेरा डर मुझे पीछे जाने को कह रहा। मैं बीच में डटा हुआ था। तभी वो कपड़ा जैसे उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो कपड़ा जैसे मुझसे टकराया और जैसे ही मुझसे टकराया वो कपड़ा था ही नहीं, जैसा कि मुझे लगा था वो चुड़ैल ही थी। मेरी छाती पर चिपक गई और मुझे पीछे गिरा दिया। वो झटके से मैं पीछे गिरा था और उसने मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया था। वो बड़ी तेज़ी से मेरा गला घोंट रही और मैंने भी अपने शरीर का जोर दिखाया, उसे धक्का देकर पीछे पटक दिया। तभी वो दोबारा पेड़ पर चढ़ गई थी। हवा हर बार दिशा बदलती और वो कपड़ा बनकर जैसे मेरे चेहरे पर चिपक जाती, उसके बाद कभी पीठ पर चिपकती। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई आम इंसान होता, चुड़ैल के ऐसे एक हमले से डरकर वहां से भाग जाता। अगर वो नहीं डरता, इसका मतलब वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और बार बार अब चुड़ैल उसी कारण मुझ पर हमला किए जा रही थी। शायद उसे डर था मैं ये पेड़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, जलाना चाहता हूँ। एक चुड़ैल जिस पेड़ से जुड़ी होती है उसे नष्ट नहीं करने देती, लेकिन चुड़ैल को बुलाने का तरीका भी तो यही होता है, उस पेड़ को चोट पहुंचाओ। अब चुड़ैल मेरे सामने थी, मुझ पर हमला कर रही और मुझे उस पर हावी होना था। मैंने बड़ी तेजी से वो तेज धार हथियार अपने बैग से निकाल लिया था। एक चुड़ैल को आसानी से मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पकड़ने के लिए ये तरकीब सबसे कारगर होती है। ये मुश्किल भरी भी होती है। जितनी बार भी वो चुड़ैल कपड़ा बनकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आती, मैं हर बार वो चाकू का वार उस पर करने की कोशिश करता, लेकिन 2-3 बार मैं वार कर नहीं पाया। चौथी बार सही वार हो गया। कपड़े में जैसे ही चाकू आर पार हुआ, मैंने वो चाकू को ज़मीन पर गाड़ दिया। अब वो कपड़ा जैसे फंस गया था उस चाकू के साथ, और ये चाकू साधारण नहीं था। इस चाकू के बीच हल्की सी चांदी भी लगी थी, और चांदी अगर किसी चुड़ैल के आर पार हो, वो अपनी मर्जी से उसे निकाल नहीं सकती।
इसीलिए चांदी की चीज़ों में चुड़ैलों को और सांप को कैद किया जाता है। वो अब जुड़ गई थी ज़मीन से। मेरी मर्जी के बगैर वो यहाँ से निकल नहीं सकती थी, न पेड़ पर जा सकती थी, बस उस चाकू से जुड़ी रहती। एक झटके से मैं पीछे की तरफ गया था। मुझे चेहरे पर ज़रा सी चोट लगी थी। ये चुड़ैल ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब अपने असली रूप में आई। लेकिन उसके कपड़े अब भी चाकू में फंसे हुए। वो उस चाकू से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी और उसकी वो भयानक आंखें, वो घूर रही थी मुझे और धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे, बदला तो मैं लेकर रहूंगी, तुम मेरे पेड़ को ख़त्म कर दोगे और मैं बदला लेने के लिए भटकती रहूंगी, मैं आऊंगी ज़रूर, मार सकते हो तो अभी मार दो। ये उसने कहा और मैंने भी उसको ज़रा ठंडा कर दिया। मैंने कहा, मैं इस पेड़ को काटना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, न मारना चाहता हूँ, मुझे बस छोटा सा काम है और अगर तुम मेरा वो काम करोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें मारने के लिए नहीं आया मैं। वो चुड़ैल अब शांत हो गई थी। उसका गुस्सा भी जैसे शांत हो गया था। उसे लग रहा था मैं उस पेड़ को काटने वाला हूँ और वो चुड़ैल है, उसे मैं पकड़ कर उसका पेड़ काटूंगा। लेकिन अब मेरी बातों को वो समझ पा रही थी। उसने मुझसे सवाल किया, मुझसे तुम्हें क्या काम हो सकता है? मैंने तस्वीर दिखाई उस बच्चे की। ये वो लड़का है जो यहाँ से गायब हुआ है। अगर तुमने इस लड़के को मारा है तो तुम्हें सच बोलना होगा और मैं तुमसे सच उगलवा ही लूँगा, झूठ तुम बोल नहीं सकती। उस चुड़ैल की आंखें फिर से लाल हो गई थी। मुझे घूरती हुई कहने लगी थी, मैंने किसी इतने छोटे बच्चे को कभी ना मारा है और ना मैं कभी मारूंगी। मैं इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता सकती। उसने बड़े गुस्से में कहा था। मुझे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता है ये बच्चे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद मैं अब वो रॉड से दोबारा बिजली को निकालकर उस पेड़ पर डालता जा रहा था। लकड़ी सूखी थी, उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। वो बार बार निकलती हुई बिजली उस पेड़ को जलाने के लिए काफ़ी थी और 2-3 बार एक हिस्सा ज़रा सा काला हुआ और वो चुड़ैल गुस्से में कहने लगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, मैं कभी किसी मासूम को नहीं मार सकती, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा ना तो बुरा कहलाया जा सकता है ना अच्छा कहलाया जा सकता है, और एक चुड़ैल की शक्ति जितना बुरा इंसान होता है उतनी शक्तिशाली होती है। एक बच्चे से हमें कोई मतलब नहीं, कोई चुड़ैल इतने छोटे बच्चे को इस तरह नहीं मार सकती। यही जानना चाहते थे तुम? मैंने कहा, हाँ, ये भी जानना चाहता था और ये भी जानना चाहता हूँ, क्या तुमने उस बच्चे को यहाँ देखा था? क्या वो यहाँ आया था? पहले वो बता नहीं रही थी, लेकिन मेरे इरादे जांचने के बाद वो समझ गई। या तो मैं पता लगा कर रहूँगा या उस पेड़ को जलाकर खाक कर दूंगा। उसने बताने में ही समझदारी समझी। हाँ, 1 महीने पहले वो लड़का यहाँ पर आया था, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं और मैं किसी अनजान को, एक बच्चे को जो पेड़ को नुकसान तक नहीं पहुँचा सकता, कुछ नहीं करती। मैं तो अपने पेड़ पर ही रही, उसे एहसास तक नहीं हुआ मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन वो इस दिशा में ज़रूर गया था। वो बच्चा अकेला नहीं था, लेकिन उसके साथ कौन था मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगी तभी बचूंगी उससे। अगर बता दिया तो वो मेरे पेड़ को जला देगा, मुझे मार देगा। अब मेरी मजबूरी समझो, बताऊंगी तो वो मार देगा, नहीं बताऊंगी तो तुम मार दोगे, तो मैं तुमसे ख़त्म होना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। वैसे भी मैं बदला लूँगी ज़रूर तुमसे अगर तुमने कोशिश की। मैंने कोशिश की उगलवाने की, वो नहीं बोली। वो किसी और चीज़ से डर रही थी। किससे? किसी सांप से या कोई ऐसा जो इसे ताकतवर लगता है। उसने बताया नहीं, लेकिन मुझे दिशा बता दी थी। 30 दिन पहले वो बच्चा इस दिशा से उस तरफ गया था। अकेला नहीं था, कोई उसे लेकर गया था। जो उसे लेकर गया था ये बता नहीं पा रही, लेकिन मैंने उस चाकू को निकालकर उसे छोड़ दिया। वो पेड़ पर पहुंच गई थी। उसके बाद पेड़ का वो जला हुआ हिस्सा अपने आप ठीक हो गया और मैं भी वहां से निकला।
वो चुड़ैल गुस्से में थी, लेकिन मुझे वादे के अनुसार नुकसान पहुंचा नहीं सकती थी। दिशा का पता लगाने के बाद मैं वहां बढ़ना शुरू हो गया। उस पेड़ से काफी दूर निकल आया था मैं। जब आगे पहुंचा तो मुझे लगभग 10 किलोमीटर आगे आधी रात के वक्त एक ऐसी जगह दिखी जो खंडहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कभी यहाँ घर हुए होंगे या किला हुआ होगा या कुछ न कुछ तो होगा जो ऐसा लगता होगा। मैं थक भी गया था और ये जगह भी मुझे सही सी लग रही थी। खंडहर। मैं उन पत्थरों पर ही सो गया था। आगे वाला रास्ता मैंने लकड़ियों से बंद कर दिया ताकि कोई जानवर रात के वक्त मुझ पर हमला ना करे, और सुबह तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आराम से मैं उठा था और उसके बाद इधर उधर झांकने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र मेरे हाथों की तरफ पड़ी थी, मेरी उंगलियां काले रंग की हो गई थी। मैं देखने लगा ये कौन सा काला रंग मेरी उंगलियों पर चढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ना तो मेरे कपड़े काले हुए थे, ना वो जगह काली थी, सिर्फ मेरी उंगलियां काली हो गई थी। मेरी कलाई पर एक अजीब सा निशान भी उभर आया था और उस निशान को देखने के बाद मेरा दिमाग घूमने लगा। यह जगह शापित है। ये एक शाप है जो मेरी कलाई पर आ गया है। मैं घबराने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं अब उन खंडहरों से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन खंडहरों की हद तक पहुंच पाता मैं, उसके बाद मुझे बेहोशी आने लगती। मैं पहले जब उस खंडहर से बाहर निकलना चाहता था मैं बेहोश हुआ। खंडहर के बिल्कुल बीच पहुंच गया 5 मिनट के अंदर। मैं देखने लगा बेहोश तो मैं वहां हुआ था, तो यहां मैं कैसे पहुंच गया। कई कोशिशें की मैंने। जब मैं खंडहर के बीच में होता बिल्कुल सही होता, जब मैं किनारे की तरफ जाता चला जाता मैं बेहोश हो जाता, फिर से बीच में पहुंच जाता। मैं समझ गया मैं किसी शापित जगह पर आ गया हूं। अब इस जगह से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कभी भी शाप ऐसे काम नहीं करता। शाप से कोई ना कोई प्रेत ज़रूर जुड़ा होता है, और यहाँ पर भी कोई प्रेत है जो मुझे बीच में ले आता है। अगर मैं उस प्रेत को समझ पाऊँ, इस शाप से भी निकल सकता हूँ, और इसी के साथ जो काम मैं करने आया हूँ उसमें भी मेरी मदद शायद वो कर पाए। मैं वहीं पर बैठ गया। ज़मीन मैंने साफ की, ऊपर बिछाया कपड़ा और बीच में लाल रंग की एक बड़ी सी पट्टी रख दी। ये कागज़ की पट्टी थी जिस पर कुछ खास अक्षर लिखे मैंने। ये वो पुरानी कहावतें थी जो कहते हैं ऐसे शाप से निजात दिलाती हैं, और जब मैं उन कहावतों को उस पट्टी पर लिखता गया, मुझे सामने कुछ नज़र आता गया। एक खंडहर से पीछे से झांकती हुई कुछ आंखें। काले रंग का वो प्रेत था जो रोशनी में मुझे धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा, और इस रोशनी में वो मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा भी नहीं। रोशनी में वो कमज़ोर होते हैं, अंधेरे में वो ताकतवर। लेकिन अगर मुझे मारना ही होता तो अंधेरे में वो मुझे मार चुका होता। उसने मारा नहीं, वो कैदी बनाता है, शाप का कैदी। इस खंडहर से जुड़ा हुआ कोई शाप है जो मुझे कैद करने के लिए यहाँ रोक रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। 2 घंटे तक वहाँ मैं रहा। वो पट्टी पर लिखे अक्षरों से उसे बुलाता रहा, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा था। उन छेदों में जो बड़े बड़े उन पिलर्स पर बने हुए थे, वो पत्थरों के बीच से झांकती हुई आंखें मुझे अंधेरे में नजर आती रहीं, लेकिन उजाले में निकलकर वो आ ही नहीं रहा था। मैं दिन के वक्त हर कोशिश कर चुका था, लेकिन कोशिशें नाकाम हो गई। जब अंधेरा होने लगा तो वो प्रेत वहां अंधेरे से बाहर निकल रहा, उन खंडहरों में घूम रहा, और मैं भी वो पट्टी के ऊपर अक्षरों को लिखते लिखते जैसे उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। आसानी से काबू होने वाला वो प्रेत नहीं था। वो मेरी पीठ के करीब आया और जैसे मेरे शरीर में समा गया। मैं उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था। वो मेरे शरीर का ही हिस्सा था, और अब मैं उससे बात कर सकता था, और देखने में किसी को ऐसा लगता जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ। एक भारी आवाज़ मेरे ही मुंह से निकलती, और पतली आवाज़ जो कि मेरी थी वो भी मेरे ही मुंह से निकलती। मैं उससे पूछने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, बाहर निकलो। और उसने कहा, बाहर कैसे निकलूं? यह शरीर तो अब मेरा हो गया ना। आधा शरीर तुम्हारा है, आधा शरीर मेरा है।
कब से कोई शरीर पाना चाहता था, लेकिन तुमने वहां रात बिताकर इस शाप को अपनाया। उंगलियां तुम्हारी आधी काली हो गई हैं, यानी कि शाप आधा तुम्हारा भी है। तुम भी कैदी, मैं भी कैदी। तुम्हें यहीं पर जिंदा छोड़ दिया, ये मेरे लिए एक वरदान की तरह है। मैं उसके सामने बस गिड़गिड़ा ही पा रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, निकलो। लेकिन वो मेरे शरीर से निकलने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो मेरे शरीर पर काबू कर लेगा और कहीं मैं मर गया तो वो मेरे शरीर के साथ क्या करेगा। उसके बाद मैंने सबसे पहले यही चीज सीखी है, एक प्रेत आत्मा जो शाप से जुड़ी हो, किसी घर से जुड़ी हो, किसी जगह से, कब्रिस्तान से, वो अपनी आप बीती जरूर बताती है और उसकी आप बीती में ही उसकी कमजोरी भी होती है। मैं अपने मन को शांत करने लगा। जैसे जैसे मन को शांत करता गया, मैं अब प्यार से उससे पूछ रहा था, अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो मैं तुम्हें जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये खंडहर क्या है। उसने कहा, ज़रूर, मैं क्यों नहीं बताऊँगा, ज़रूर तुम्हें बताना चाहूँगा। ये खंडहर मुझसे बहुत पहले बने होंगे। यहाँ एक शाप था। यहाँ बहुत समय पहले कोई जंग हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और उनकी मौत के कारण एक मनहूसियत, एक शाप पैदा हुआ इस खंडहर में। जो यहाँ रात बिताता, ये शाप उसे यहीं पर कैद कर लेता। मुझे भी इस खंडहर ने कैद किया था क्योंकि मैं यहाँ भटक गया था। सुबह उठने की कोशिश की मैंने, निकलने की कोशिश की, लेकिन इन खंडहरों से कभी निकल ही नहीं पाया, यहीं पर कैद रह गया। और अब जैसे मैं कैद था और मारा गया, फिर मेरी आत्मा यहाँ प्रेत आत्मा बन गई और इस शाप से ही जुड़ गई। उन आत्माओं को आज़ादी मिली, मैं इस शाप का हिस्सा बना। अब तुम यहाँ आए हो तो मैं तुमसे जुड़ गया हूँ। तुम्हारी आत्मा आज़ाद नहीं होगी। 1000 लोग एक शाप को आज़ाद कर सकते हैं। जब 1000 लोग यहाँ आएंगे, 1000 लोग कैद होंगे, तब सबको आज़ादी मिलेगी और ये शाप मुक्त होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे इसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आई, लेकिन मैं जो फर्ज निभाने आया था उसकी जानकारी भी ले ही लेता हूं। मैंने ये सोचा, ठीक है, मैं कैद हो चुका हूं, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ एक बच्चे को कैद क्यों किया? एक 10 साल का बच्चा, ये देखो उसकी तस्वीर। क्या तुमने इसे यहाँ कैद किया? क्या तुमने शाप के कारण उसे मार दिया और उसे यहीं कैदी बनाकर रखा? उसने कहा, नहीं, यह बच्चा यहाँ पर आया था, लेकिन मैं उसे कैद नहीं कर पाया। यह बच्चा यहाँ से आगे चला गया। मैं उसे कैद नहीं कर सकता जो यहाँ रुका ही ना हो, जो रात को उस खास जगह जहाँ लोगों की गर्दनें काटी जाती थी वहाँ रुका ही नहीं, तो मैं कैद क्यों करूँगा? बच्चा मैंने देखा था, इस दिशा में आगे गया था, लेकिन मैंने कैद नहीं किया। मैंने उससे पूछा, क्या यह बच्चा अकेला था? उसकी आवाज़ में घबराहट बढ़ने लगी थी, वो बता नहीं पा रहा था। मैं उससे पूछता रहा और अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो किसी के साथ था, बस इतना कह सकता हूँ। कुछ बेहद भयानक, कुछ बेहद खतरनाक उसके साथ था, बस मैं जानकारी नहीं दे सकता। उसने जानकारी नहीं दी। हर कोशिश की मैंने। आधी रात का वक्त हो गया था, मेरे शरीर पर उसका कंट्रोल होने लगा था, जैसे एक ही शरीर में 2 आत्माएं, और मैं यहाँ पर कब तक फंसता? अगर मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा तो मारा जाऊंगा। खाने पीने की जितनी चीज़ें मेरे पास हैं वो कुछ दिनों तक चलेंगी, फिर मैं भूख से तड़पने लगूंगा और मरकर मेरी आत्मा यहीं कैदी रह जाएगी। मुझे खुद को भी आज़ाद करना है। और मैं सोचने लगा, ये शाप कैसे कैसे यहाँ काम करता है? उसने कहा, वो जगह जहाँ लोगों को मारा गया था, जहाँ उन्हें काटा गया था, वो जगह पर शाप है। वो जो ज़मीन है वो काले रंग की थी, वो नीचे पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर वो काले रंग के थे, उससे शाप जुड़ा है, क्योंकि वो पत्थर इस खंडहर के कैदी हैं, हम उस खंडहर के कैदी हैं, हम उन लोगों की प्रेत आत्माओं की जगह लेने वाले हैं। मैं अब समझ गया, इस खंडहर में कमज़ोरी वो पत्थर हैं। मैं खंडहर से बाहर नहीं जा सकता, पत्थरों को खंडहर के बाहर तो भेज ही सकता हूं ना। वो बड़े बड़े पत्थर थे जिनसे फर्श बनाया गया था, जैसे ज़मीन पर चौड़े चौड़े पत्थर। एक पत्थर को उठाया मैंने, मुश्किल हुई, लेकिन उठाकर मैं खंडहर के बाहर फेंक आया। वो प्रेत आत्मा कहने लगी,
ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कैदी तो ये खंडहर बनाते हैं, ये पत्थर। अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो पत्थर तो बाहर जा ही सकते हैं ना। उसने कुछ किया नहीं, लेकिन पत्थर उठा उठा कर मैं फेंकने लगा। कुछ पत्थर फेंके थे और वो कमज़ोर सा होने लगा था। मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। उंगलियां मेरी काली रह नहीं गई थी, जैसे 2 उंगलियां पूरी तरह से ठीक हो गई। पत्थर में बाहर गिराता गया। वो फर्श ज़्यादा चौड़ा नहीं था जिस पर लोगों की गर्दनें काटी जाती थी। एक एक करके सारे पत्थर मैंने बाहर फेंक दिए और जैसे ही आखिरी पत्थर उठाया था वो मेरे शरीर से निकल चुका था, कमज़ोर था। और जब मैं आखिरी पत्थर बाहर फेंकने वाला था वो इतना कमज़ोर था जैसे हवा में उड़ने लगा। आज़ादी, हाँ आज़ादी। मुझे लगा था आज़ादी बहुत बड़ी होगी, लेकिन इतनी आसान आज़ादी ये तो मैं भी कर सकता था। जब मैं जिंदा था मैं भी कर सकता था। मैं कैदी नहीं बन सकता था, मैं बच सकता था। मैंने वो आखिरी पत्थर फेंका और वो प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। मैं आज़ाद हो चुका था। मेरी उंगलियां काली नहीं थी। मैंने खंडहर से बाहर पैर रखा। ये आज़ादी थी, लेकिन मुझे दिशा का पता था। फर्ज निभाने के लिए मुझे आगे बढ़ना था, उस बच्चे को ढूंढना था और मुझे एक खास चीज से डर लगने लगा था। शाप से जुड़ी प्रेतात्मा, एक भयानक चुड़ैल। किससे डरते हैं ये? किससे डरते हैं? जो बच्चे के साथ था वो इनसे ज्यादा डरावना, इनसे ज्यादा भयानक था। क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा? वो क्या चीज है जिसका नाम तक ये नहीं लेते? मैं कुछ आगे गया था, तभी मुझे रास्ते में कई कपड़े दिखे, फटे हुए वो कपड़े। ये कपड़ों को देखकर मैं पहचान गया था। ये वैसे ही कपड़े थे जैसे उस बच्चे ने पहन रखे होंगे। मुझे अब ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं खुद से ज़्यादा अहमियत अब उस बच्चे को देने लगा था। मैं कितना सह चुका हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या कुछ नहीं देखा मैंने। वो बेचारा 10 साल का बच्चा कितना डरा होगा, कितना डरा होगा उस चीज़ से जो उसे यहाँ तक ले आई। आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। मैं थका हुआ था, रात का वक्त था, फिर भी मैं चले जा रहा था। ज़्यादा समय अब मैं बर्बाद नहीं कर सकता था। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है एक बच्चे के लिए। मुझे उसे किसी तरह ज़िंदा बचाना होगा। अगर वो ज़िंदा हुआ तो मैंने वादा किया है। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आगे जो पेड़ थे वो बहुत अजीबोगरीब से थे। वो सुंदर सुंदर पेड़ दिखने में लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब जाता वो अपना आकार बदल रहे थे। टहनियाँ मुड़ती नीचे की तरफ, जैसे खास दिशा में मुझे वो ले जाना चाहते थे। वो पेड़ लगभग एक दूसरे से 10 फुट या 15 फुट की दूरी पर थे। उनकी टहनियाँ ऊपर की तरफ छतरी बनाए हुए, लेकिन जैसे ही मैं दाईं या बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करता वो टहनियाँ मुझे रोकने की कोशिश करती, दीवार सी बना लेती। मैं अब पेड़ों के बीच से कहीं जा नहीं सकता था। सीधी दिशा में सामने ही जा सकता था और मैंने सामने जाना शुरू कर दिया। चलता गया मैं। जिस रास्ते पर मुझे ले जाया जा रहा था मुझे वहीं तक जाना था, देखना था वहाँ क्या है। मैं खौफ ज़दा हो चुका था, लेकिन चलते चलते मुझे एक ऐसे पेड़ तक पहुँचाया गया जिसे मैं पेड़ कह भी नहीं सकता। वो अजीब सा था, काले रंग का पेड़, जैसे तारकोल का बना हुआ हो, तेल से बना हो, आकार बदल रहा हो, टहनी बार बार नीचे जैसे मुड़ जाती फिर सीधी हो जाती, जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई ग्राफिक्स बनाए गए हों। ऐसा मेरी आंखों के सामने था। लेकिन उस पेड़ की जड़ के करीब, जहां से ज़मीन से पेड़ निकलता है, वहां मुझे उस पेड़ के बीच फंसा हुआ वो बच्चा दिखा। वो देखने में सही लग रहा था, लेकिन आंखें उसकी बंद थी। उसके शरीर को जैसे पेड़ ने जैसे जकड़ा हुआ था। वो पेड़ का हिस्सा बना हुआ लग रहा था। मैं उसके करीब गया। मैं अब उस तारकोल के पेड़ से उसे निकाल नहीं पा रहा था और वो पेड़ हिल भी रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसी शक्ति है, ये कैसी शक्ति है जिसे मैंने अब तक कभी देखा तक नहीं। ये पेड़ जिंदा लगता है। क्या ये पेड़ इस बच्चे को बहला फुसलाकर यहां तक ले आया होगा? मैंने उस पेड़ को जलाने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, हर कोशिश कर ली मैंने। उस पेड़ को नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता था। आप पानी को ना तो जला सकते हैं,
ना काट सकते हैं। वो बिल्कुल तरल पेड़ था, कोई नुकसान नहीं, और ना मैं उस बच्चे को बाहर निकाल पा रहा। उस बच्चे को होश ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिंदा था। वो जिंदा था, उसके शरीर में खून चल रहा था, उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, और ये अच्छी बात थी। लेकिन बुरी बात, मैं इसे बचाऊंगा कैसे, इस पेड़ से अलग करूंगा कैसे? मैंने अपनी उस किताब में ढूंढना शुरू कर दिया ऐसे पेड़ की जानकारी के बारे में। मैं जानना चाहता था ऐसा पेड़ क्या होता है, चुड़ैल से जुड़ा है, डायन से जुड़ा है, पिशाच से जुड़ा है, क्या चीज़ है ये, पता तो करूं क्या चीज़ है ये। लेकिन मैं उस किताब में कोई ऐसी जानकारी नहीं ढूंढ पाया जो किसी पेड़ से जुड़ी हो। मैंने अलग अलग सभ्यताओं की कहानियाँ इस डायरी में नोट करके रखी हैं। जो सही जानकारी है मैं यहाँ नोट करता हूँ, बचने का तरीका, वहाँ से भागने का तरीका, किसी को बचाने का तरीका। लेकिन समझ तो आए सामना किससे हो रहा है। मैंने ध्यान से जब उस पेड़ की तरफ देखा, उस पेड़ की जड़ें जरूर थी, लेकिन उसकी जड़ों के पास एक खड्डा सा बना हुआ, और उसकी जड़ें उस खड्डे को ढके हुए, जैसे कोई गुफा हो। मुझे लगा मुझे इस गुफा में जाना चाहिए, हमें परेशानी की जड़ तक पहुंचना चाहिए, और इस पेड़ की जड़ कहाँ है मुझे वो ढूंढनी होगी। मैं उस छेद को जैसे आसानी से पा सकता था। ये पेड़ को काटा नहीं जा सकता था, लेकिन एक तरफ किया जा सकता था। सिर्फ ये बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं छेद में गया, ये इसकी जड़ें थी, और नीचे जाने का रास्ता ढलान सी थी, और ढलान से मैं नीचे जाता गया गुफा के और अंदर। एक चौड़ा मुआना मिला मुझे उस गुफा के नीचे बना हुआ, और वहाँ कई पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, पत्थर, क्या कुछ नहीं था। मुझे वहाँ चमकदार चीज़ें मिली। ना वो धातु थे, ना वो पेड़ के हिस्से थे, ना वो पत्थर थे। क्या चीज़ थी, चमकदार सी। वो दीवारों पर लगी हुई, दीवारें मिट्टी की ही थी, लेकिन फिर भी चमकदार सी। मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसी जगह है। और सामने पत्थर के ऊपर बैठा काले रंग का वो जीव दिखा, जिसके जैसे लाल रंग की आंखें देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। मैं इस दृश्य को जानता था। अभी अभी मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, और देशों की किंवदंतियाँ और देशों की कहानियाँ। कई बार हमारे पास जो जानकारी होती है वो साधारण होती है, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं का अगर हम अध्ययन करते हैं, हमें नई नई जानकारी मिलती है। हम भूत प्रेत पिशाच की जानकारी रखते हैं, लेकिन एक वेताला भारत की सभ्यता में सुनाई जाने वाली एक किंवदंती है। पेड़ों के पास सुरक्षा के लिए वेताल रहते हैं, जिसे वेताला कहा जाता है, और वेताल की शक्तियां असीम होती हैं। वो देवताओं के समान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर आपसे दुश्मनी मोल ले लें तो उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनकी शक्ति को रोकना असंभव होता है। एक ऐसी शक्ति जिसको खत्म ना किया जाए, आप उससे उलझना नहीं चाहेंगे। मैं भी उससे उलझना नहीं चाहता था। मैं डरा भी था, लेकिन मुझे उस बच्चे को भी बचाना था। तो पहले शब्द मैंने ही कहे, तुम उस बच्चे को क्यों कैद किए हुए हो? उस बच्चे को छोड़ दो। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दोनों पांव जमीन में धंस गए, और मैं अपने पांव को जमीन से निकाल नहीं पा रहा था। जैसे कंक्रीट में मेरे पैर चले तो गए, लेकिन कंक्रीट सख्त हो गई हो। पैर मैं खींच नहीं पा रहा था, बीच में गड़ चुका था। मैंने फिर से कहा, ये क्या, मुझे छोड़ दो। देखो देखो, हमें छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं कमर तक गड़ चुका था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे। इसीलिए मैंने पहले तो चुप रहना सही समझा, लेकिन 2-3 मिनट तक मैं चुप रहा, वो भी चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से कहा, उस बच्चे को छोड़ दो, उसकी क्या गलती है? 10 साल के बच्चे ने कुछ नहीं किया, गलती से आ गया होगा यहाँ। उसे यहाँ कैद क्यों किया गया है? मैंने ये कहा, और मैं छाती तक गड़ चुका था। मैंने अपने बाजू ऊपर की तरफ किए हुए थे। धक्का दिया मैंने, लेकिन जमीन से मैं निकल नहीं पा रहा। वो मुझे धीरे धीरे
कैद कर रहा था। शायद अब मुझे कैद होना पड़ेगा। मेरे पास जो डायरी थी वो भी अब नीचे जा चुकी थी। मैं कोई और जानकारी नहीं जानता था। मुझे जितना पता था उसके मुताबिक एक वेताल को हराया नहीं जा सकता, लेकिन वेताल ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। आप अगर उनसे सौदा करें आप बच सकते हैं, लेकिन मैं सौदा क्या करूं? मैंने यही कहा, तुम बताओ क्या चाहते हो, मैं तुमसे सौदा करने को तैयार हूं। उस बच्चे को छोड़ दो, उस बच्चे को छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। मैंने ये कहा और मैं गर्दन तक अब जमीन में धंस चुका था। मेरे पास सिर्फ मेरा सर बचा था। मैं नीचे जाता जा रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था और मुझे अब कुछ समझ नहीं आया। 5 मिनट तक मैंने कुछ नहीं कहा और अंत में मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस बच्चे को बचाने की जिद में मैं खुद को भी कुर्बान करने पर चला था। इसीलिए मुझे लगा मेरी मौत निश्चित है। शायद वो बच्चे को छोड़ दे। मैं अपने फर्ज में अगर इस तरह से शहीद भी हो जाऊं मुझे गम नहीं रहेगा। तो मैंने उससे कहा, मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ली थी। तब मेरे कानों में एक भारी सी आवाज पड़ी, तुम खुद को उसके लिए कुर्बान करना चाहते हो क्या? छोड़ दूं उसे, रहोगे मेरे कैदी बनकर हमेशा के लिए। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे मेरे मंगेतर की याद आ रही थी, लेकिन शायद उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे यहाँ कैदी बनना ही पड़ेगा और समय के साथ शायद मैं कुछ सीख पाऊँ, कैसे इससे बच पाऊँगा, शायद मैं जान पाऊँ। मैंने हामी भर दी और कहा, हाँ उस बच्चे को छोड़ दो, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। और उस वेताल ने एक झटके में जैसे वहाँ से गायब होकर मेरे सामने आकर मेरे सर को पकड़ लिया और मुझे जैसे पानी से किसी को निकाला जाता है ऐसे खींचकर आराम से बाहर निकाल दिया और सामने से कहने लगा, जिंदगी में बुरे काम तुमने भी बहुत किए हैं। मैं तुम्हारे पूरे जीवन को पढ़ सकता हूँ। बुरे लोगों को बुरी शक्तियाँ अपने करीब लाती हैं, लेकिन तुमने जिंदगी में इतने भी बुरे काम नहीं किए कि वो सज़ा उम्र कैद हो। वो बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, वो मासूम था, लेकिन वो मौत के घाट उतर जाता उस पिशाच के हाथों जिसे मैंने मार दिया था। लेकिन उस बच्चे को वहाँ छोड़ नहीं सकता था। वो ऐसी भूतिया जगह थी जहाँ उस बच्चे का कोई ना कोई दुश्मन निकल आता और वो मासूम मारा जाता। कुछ ने उस पर दया दिखाई, उसे कुछ नहीं किया। मासूम बच्चों को ना बुरा कहा जा सकता है ना अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन उसे बचाना था। मैं यहाँ ले आया और वो तब से बेहोश है और उसे बचाने के लिए कोई कुर्बानी देता तो मैं उसे आज़ाद करता, लेकिन उसके परिवार वाले यहाँ नहीं आए। तुम आए हो जिससे उसका कोई नाता तक नहीं, खुद को दे रहे हो उसके बदले, तो तुम भी आज़ाद हो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं जैसे ज़मीन से उड़ता हुआ बाहर गिरा था और उस पेड़ से वो बच्चा भी तरल की तरह निकला। उसने मेरे सामने आंखें खोली और मुझे देखते ही कहने लगा, कौन हो तुम? क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो? मैं मुस्कुराया। मैंने उसे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। वो वेताल डरावना था जो उस पेड़ के ऊपर साफ नजर आ रहा था। मैं उसे देखकर डर रहा था, लेकिन बच्चे को पीछे मुड़ने नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ा और उसे जंगल से बाहर ले जाने लगा। वो वेताल अब भी डरावना लग रहा था, लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो चाहता था कोई ऐसा आए जो उस बच्चे को ले जाए। उसने मेरे साथ उसे भेज दिया। पुलिस वाले अगर उस पर यकीन करते शायद यहाँ वो ढूंढने आते, लेकिन उन्हें इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं था। यहाँ ढूंढा ही नहीं गया बच्चे को। उसे लेकर मैं जंगल से बाहर आया था। 1 महीने का कुछ याद नहीं था उस बच्चे को, लेकिन मैंने उसे बचा लिया था। पुलिस वालों ने 1 हफ्ते तक मुझसे पूछताछ की थी। उन्हें लग रहा था मैं ऐसे किडनैपरों से जुड़ा हुआ हूँ जो बच्चे को बचा कर ले आया, बदले में कोई कीमत ली होगी उस परिवार से। लेकिन उस परिवार ने पूरा सच बताया, ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे दुगनी कीमत देने को भी तैयार थे। मैंने उनका बच्चा जिंदा बचाया था।
लेकिन मैंने जो फीस रखी थी मैंने उतनी ही ली। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, काम करता हूँ। भूख मेरी भी मजबूरी है, काम मुझे भी पैसों के लिए करना पड़ता है, और मैं किसी को बचा पाया ये मेरी खुश नसीबी थी। और मुझे एक सबक भी मिल गया। आपको जानकारी होनी चाहिए आप काली शक्तियों से, भूत प्रेत पिशाचों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सामना किसी ऐसे से हो जाए जिसका आपको पता तक नहीं हो, आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, कोई बुरी शक्ति आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होती है, भले ही नजर ना आए, लेकिन वो हमें बचने का मौका देती है। जैसे मुझे मौका मिला, मैं उस बच्चे को भी बचा पाया, खुद को भी बचा पाया, और शायद ऐसे ही मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बनकर कुछ और लोगों की मदद भी करता रहूँगा।